हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है सही ढंग से चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत जो है पॉलिटी के अंतर्गत भी जो है सब सेक्शन व गवर्नेंस शासन के अंतर्गत जो है आज का टॉपिक है डिस्कस करेंगे। दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का मुद्दा है। दिल्ली फुल स्टेटहुड इशू क्या है, इसके बारे में सारे फैक्ट जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों जो है ये मुद्दा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ये सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगा। इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा आपको। और जीएस पेपर 2 से संबंधित भी जो है धीरे धीरे करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें हम लोग रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दिल्ली का, ये जान लेते हैं हम लोग पहले। प्रारंभ में दिल्ली एक पूर्ण विकसित राज्य था। क्या था? पूर्ण विकसित राज्य। और 27 मार्च 1952 को दिल्ली में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। कब हुआ था? 1952 में दिल्ली में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राज्यों की सीमाओं के संबंध में बड़े सुधार हुए। कब? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। इस दौरान दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। इसी दरमियान जो है दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है इससे समाप्त हो गया, ले लिया गया। दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया एक। वर्ष 1991 के दौरान भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। कब? 69वें संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया था। इस प्रकार दिल्ली को जो है आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जहां समय समय पर विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ा। इस तरह से, इस कारण से जो है इस तरह से दिल्ली को जो है आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया। फुल स्टेटहुड का दर्जा इससे छीन लिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना के आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जहाँ पे जो है समय समय पर मुख्यमंत्रियों ने बहुत सारे चुनाव यहाँ से लड़े हैं और बने हैं चुनाव मुख्यमंत्री दिल्ली का। ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और केंद्र सरकार और दिल्ली के सरकार के बीच में क्या टकराव है, इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कोई नई बात नहीं है। इस तथ्य का ऐतिहासिक रूप से पता लगाया जा सकता है कि दिल्ली पर शासन करने वाली किसी भी सरकार ने इस भाग को केंद्र सरकार के समक्ष किसी न किसी तरीके से रखा है। वर्ष 2015 में चुनाव के दौरान दिल्ली के लिए विशेष राज्य का दर्जा एक एजेंडा था। कब? वर्ष 2015 के चुनाव के दरमियान, क्योंकि यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था। वर्ष 1998 के बाद से भाजपा ने दिल्ली के अलग राज्य होने का हमेशा से समर्थन किया था। क्योंकि जो है ये भाजपा के द्वारा जो है 1998 के बाद जो दिल्ली को अलग राज्य हमेशा समर्थन किया कि दिल्ली जो है एक अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन वर्ष 1999 भाजपा ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करके इसे अपना एजेंडा बनाया। ओके, वर्ष 2003 में इसे किसी भी प्रकार लोकसभा में पेश किया गया, हालांकि गृह मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 2003 में जो है इसको पेश किया गया था लोकसभा में, लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली के एक अलग राज्य होने का अपना एजेंडा त्याग दिया। इसके बाद जो है ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी का एक एजेंडा बन गया था, अपने घोषणा पत्र में डाल चुके थे, लेकिन जो है ये सक्सेस नहीं हुआ। और लेकिन वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जो है अलग राज्य होने का एजेंडा जो है ये त्याग दिया भाजपा के द्वारा। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इसी समय आम आदमी पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र के एजेंडे के रूप में शामिल किया। जब भाजपा छोड़ दिया 2013 के विधानसभा चुनाव के दरमियान, उसी दरमियान जो है आम आदमी पार्टी ने जो है ये इसे अपना एजेंडा बना लिया कि दिल्ली को फुल जो है पूरा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये घोषणा पत्र में डाल दिया कौन? आम आदमी पार्टी डाल दिया। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उपराज्यपाल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी है, के बीच मौजूदा विभिन्न मामलों के विषय पर विचारों के मतभेद के कारण दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर संकट खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पे जो है वो भारी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जो है इस तथ्य से जो हम लोग अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जो क्या करता है, राज्य का
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उपराज्यपाल जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये विभिन्न विचारों के मतभेद के कारण जो है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का पूर्ण राज्य का दर्जा देने का संकट जो है ये खड़ा हो गया है। यह कारक दोनों सरकारों के बीच टकराव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच नीतिगत संकटों, बातचीत में गतिरोध सहित विभिन्न सारे मुद्दे हैं कि इसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत सारे जो है टकराव दोनों सरकार के बीच में चलते रहते हैं। वर्ष 1991 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी घोषित किया गया था। कब? 1991 में, जिसने यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि दिल्ली केंद्र सरकार की सीट के समान होगी। क्या होगी? दिल्ली जो है केंद्र सरकार की सीट के समान होगी। जैसे वाशिंगटन डीसी जो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में कार्य करता है, लेकिन वहाँ कोई भी निर्वाचित सरकार नहीं होती है और केवल एक मेयर होता है। उपर्युक्त स्थिति दर्शाती है कि यदि केंद्रीय प्राधिकरण की एक सीट निहित है तो वहाँ किसी भी प्रकार की दो प्राधिकरण नहीं हो सकती है। तो ये जो है स्थिति केंद्रीय प्राधिकरण का जो है एक सीट निहित है तो वहाँ किसी दो प्राधिकरण नहीं हो सकता। ये सारे जो हैं अपने जो है थॉट दिए हैं कौन? जो भी सरकार में है, निर्वाचित सरकार है, वो चाहते हैं कि दिल्ली जो है पूरा राजधानी नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना कोई ये नहीं है। ओके, यहाँ तक देख लिए। उम्मीद अब देखते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी के बीच में क्या तुलना है। दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों इस राष्ट्र के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए वहाँ एक कार्यपालिका के रूप में सेवारत मंत्री परिषद के साथ एक निर्वाचित विधानसभा और उपराज्यपाल होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक निर्वाचित विधानसभा के साथ जो उपराज्यपाल भी होता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ही विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन दोनों का संवैधानिक प्रावधान जो है वो अलग है, क्योंकि पुडुचेरी अनुच्छेद 239A और दिल्ली जो है अनुच्छेद 239A के से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 239A उन प्रावधानों से संबंधित है जो संसद को पुडुचेरी के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 239 जो है पुडुचेरी को कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 239A विधानसभा की सीमित शक्तियों के साथ साथ कार्यक्षेत्र प्रदान करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 239A के साथ कुछ प्रतिबंध है जिनमें जो कि दिल्ली को प्राप्त है। इसमें जो है जिसमें पुलिस जो है, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि संबंधित कानून जो वह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि राज्य सरकार द्वारा, ना कि दिल्ली के सरकार के द्वारा, ना कि राज्य सरकार द्वारा। इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 239A लागू नहीं होते, लेकिन इस तरह का प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 239A पुडुचेरी के लिए लागू नहीं होता है। ओके, उसको अपना हक है कानून बनाने का संसद में, लेकिन दिल्ली को नहीं है। इस क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि संबंधी कानून के क्षेत्र में जो है इसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में और जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 द्वारा शासित किया जा रहा है और राज्य सूची या संवर्धित सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधानसभा को सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुडुचेरी को दिल्ली की तुलना में अधिक विधायिका और कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पुडुचेरी को जो है अधिक विधायिका और कार्यपालिका शक्ति प्रदान है, क्योंकि वह जो है अपना कानून बना सकता है खुद से। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अलग राज्य की मांग के विषय में जो दिल्ली का क्या तर्क है कि अलग राज्य होना चाहिए दिल्ली सरकार को क्लर्क, IAS आदि अधिकारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर भी बहुत सीमित अधिकार दिया गया है। ये सारे काम जो हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल के माध्यम से काम में हस्तक्षेप करने और बाधा डालने का आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल जो है वो कार्य ठीक ढंग से दिल्ली सरकार को करने नहीं दे रही है। ये सारे आरोप लगा रहे हैं। राज्य का दर्जा प्रशासन को एक क्षत्रिय नियंत्रण में लाएगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के नेतृत्व में होगी और विविध प्राधिकरण नहीं होंगे। ये सारे जो हैं फैक्ट हैं। एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करने से स्थानीय नागरिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ साथ अधिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा दिल्ली का तर्क है सरकार का कि एक अलग राज्य का दर्जा यदि प्राप्त हो जाएगा दिल्ली को तो वहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपने विकास के साथ साथ अधिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए, उसको अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 239A के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है राज्य सरकार के तक पहुँचना आसान होगा। ओके, जहाँ की अभी नहीं पहुँच सकते हैं। पुलिस क्षेत्र में जो भी मुद्दे हैं और भी सामाजिक क्षेत्र में ये सारे जो वहाँ पे दिल्ली सरकार अपना कानून नहीं बना सकती है, तो वहाँ पे
ये अवसर उसको प्राप्त होगा, बहुत सारे जो हैं जॉब क्रिएशन होगा। इसके अलावा परिवहन, बिजली, पानी, आवास आदि के विषय में कई मुद्दे हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है दिल्ली में। अब तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है और अंततः दोनों के बीच टकराव हुए हैं, क्योंकि यह उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकार के साथ सामंजस्य ढंग से काम करे, जो विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादि पर कार्य करती है। तो ये सारे अनेक उदाहरण है कि जहाँ पे राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले लिया, अंततः जो है दोनों के बीच में टकराव होते रहता है, मतभेद होते रहता है। तो ये सारे जो हैं फैक्ट हैं। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या रोल है, इसमें वो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला रहा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जारी सत्ता के टकराव पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने एक पीठ में अपना फैसला दिया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही कार्य करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये न्याय था। पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय में निर्णय केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होने चाहिए। दिल्ली सरकार को उपयुक्त 3 व्यवस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार की सभी शक्तियां प्राप्त है। ओके। धारा 4 के प्रावधान के तहत उपराज्यपाल को किसी भी विवाद पर और कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से रिवाइज होगा। उपराज्यपाल एक जो है वास्तविक राज्यपाल नहीं है, यह केवल एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो वो राज्यपाल एक वास्तविक राज्यपाल नहीं है, यह सिर्फ केवल जो है एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सारे देख लिए। अब इसके निष्कर्ष क्या हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उपराज्यपाल को हर परिस्थिति में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना है, लेकिन न्यायालय ने किसी मामले और सभी मामले के बीच अंतर स्पष्ट किए बिना उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करने की अस्पष्टता की भावना पैदा की है। इस प्रकार कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है और राजनीतिक प्रशासन में व्यवधान पैदा कर सकती है। तो ये थे इसके निष्कर्ष। जो दिल्ली जो है अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे केंद्र का ज़्यादा पावर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट। दिल्ली की जो है फुल स्टेट हुड का क्या इशू है, और ये तो और इसमें जो बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं करंट में, तो उससे संबंधित जो है टॉपिक भी लेके आपके लिए आएंगे। क्या क्या बदलाव किए गए थे, क्या क्या संशोधन हुआ है फिर से, तो वो सारे बाद में एक वीडियो में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।